हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 54। और ये सेशन है इस मिशन के तहत। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। ये मिशन है टीम न्यू लाइट का, डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो आइए सेशन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू गिवन डायग्राम। ये डायग्राम किसका है? तो ये डायग्राम है टोबैको मोज़ैक वायरस। और ये यहाँ पर क्या है? ये हेलिकल अरेंजमेंट है ये कैप्सोमियर्स का। और ये यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, चूँकि प्लांट वायरस है तो जीनोम इसका आरएनए होगा यूजुअली, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और ये जो सिंगल यूनिट है ये हो गया कैप्सोमियर। और इसका जो पूरा पॉलीमर बनेगा वो उसे बोलेंगे कैप्सिड। तो इट इज़ एन इन्फेक्शियस एजेंट, सही है। प्लांट्स में ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। इट इज़ ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। तो ये कनेक्टिंग लिंक है, लेकिन किसका? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, लिविंग एंड नॉन लिविंग, वायरस और बैक्टीरिया का नहीं। देयर जेनेटिक मटेरियल आर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये भी गलत दिया हुआ है। जेनेटिक मटेरियल किसका है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बना हुआ है। इट इन्फेक्ट्स द टोबैको प्लांट, ये सही है। टोबैको मोज़ैक वायरस डिजीज़ कॉज करता है, टोबैको मोज़ैक डिजीज़, इसीलिए टीएमबी नाम दिया गया है। इट इज़ ए ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपलसरी, तो ये वायरस है तो ऑब्लिगेट पैरासाइट ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ लिविंग के अंदर ही, इसको होस्ट लिविंग सेल चाहिए लिविंग की प्रॉपर्टी शो करने के लिए, अपने को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। तो आंसर होगा यहाँ पर 4th करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। रीड द स्टेटमेंट अबाउट यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफाई ट्रू स्टेटमेंट्स। तो यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर ये कैरोलस लिनियस ने दिया था, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायोलॉजिकल नेम्स आर इन ग्रीक, तो ये लैटिन में होते हैं, या फिर अगर किसी और लैंग्वेज से लिया गया तो उसको लैटिनाइज्ड किया जाता है। तो ये पहला ही यहाँ पे गलत हो गया स्टेटमेंट। फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स जीनस, और ये कैपिटल से होगा। बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंड रिटन आर कलेक्टिवली अंडरलाइंड, ये गलत हो गया कलेक्टिवली वर्ड की वजह से। ये सेपरेटली अंडरलाइन किए जाते हैं, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा को अलग अंडरलाइन करेंगे, इंडिका इसका स्पीसीज नेम हो गया, स्पेसिफिक एपिथेट, इसको अलग अंडरलाइन किया जाएगा। स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद ए स्मॉल लेटर, ये सही है। तो ये सही हो गया, ये सही है। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, बी एंड डी। आंसर होगा 3rd। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। सेलेक्ट द इनकरेक्ट। यहाँ पर इनकरेक्ट आपको बताना है माइक्रोस्पोरोफिल्स। तो स्पोरोफिल, फिल मतलब हो गया लीफ, तो द लीफ बियरिंग माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे उसे बोला जाएगा माइक्रोस्पोरोफिल्स। और ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर अगर माइक्रोस्पोरोफिल्स बनाएंगी तो उसको बोला जाएगा मेल कोन। मेगास्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल्स अगर ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगी तो इसको हम लोग बोलेंगे फीमेल कोन, ये भी इससे एसोसिएटेड है, ठीक है। कोरोलॉइड रूट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से एसोसिएटेड है, ठीक है। कोरोलॉइड रूट्स में एनाबीना और नॉस्टॉक, ये यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और कोरोलॉइड रूट्स साइकस में प्रेजेंट हैं। पॉलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम क्या होता है? मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। तो ये पॉलन ग्रेन कहाँ से? ये पॉलन ग्रेन आते हैं पॉलन सैक्स से। पॉलन सैक्स में कोई पहले बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोर जब पॉलन ग्रेन में चेंज हो जाते हैं तो इसको फिर बोलते हैं पॉलन सैक। तो माइक्रोस्पोरेंजिया होना चाहिए था या पॉलन सैक होना चाहिए था। मेगास्पोरेंजियम वर्ड यहाँ पर गलत दिया हुआ है।
इनकरेक्ट हो गया फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। तो ये डायग्राम है यहाँ पर सिलाजिनेला का, टेरिडोफाइट है, ये हेटेरोस्पोरस होता है। हेटेरोस्पोरस मतलब दो तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। तो वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, ये ट्रैकियोफाइटा ग्रुप के मेंबर्स हैं टेरिडोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स में 3 ग्रुप हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट सही है। इट इज़ हेटेरोस्पोरस प्लांट। हेटेरोस्पोरस दो तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, तो ये सही है। एंड स्ट्रोबिलाई प्रेजेंट, यहाँ पर कौन भी प्रेजेंट होगा, ये सही है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑल। स्ट्रोबिलाई में मेल कोन और फीमेल कोन नहीं होगा, यहाँ पर दोनों तरीके के जो स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स, दोनों प्रेजेंट हैं एक ही कोन में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा रेफर टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स। तो ये सही है। कॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा जिसमें सिर्फ टेल में, लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। सिफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल तक प्रेजेंट होती है, और ये दोनों ग्रुप्स मिलकर के बनाते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। और ये क्या है, ये एक्सक्लूसिवली मैरीन भी हैं। तो अगर सब फाइलम पूछा जाए कौन से एक्सक्लूसिवली मैरीन सब फाइलम्स, तो ये यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है। इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। तो यहाँ पर वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड जो होती है ये रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से, रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम ये कार्टिलेजिनस भी हो सकता है, बोनी भी हो सकता है। तो प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल ये गलत दिया हुआ है। आंसर यहाँ पर हुआ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। The 3 germinal layers are started from which group of animals? तो 3 germinal layers जो हैं वो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 germinal layers हैं। और ये प्रेजेंट होती हैं गैस्ट्रुला स्टेज में। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, मारूला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला, तो सबसे पहले ये प्रेजेंट होती हैं गैस्ट्रुला स्टेज में। और सबसे पहला फाइलम जिसमें ये तीनों प्रेजेंट थी उसे बोलते हैं प्लेटिहेल्मिन्थीज। इसके बाद सारे के सारे जो थे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लेटिहेल्मिन्थीज पहला फाइलम जो ट्रिप्लोब्लास्टिक था। तो 3 जर्मिनल लेयर्स स्टार्टेड, ये स्टार्ट हुई हैं प्लेटिहेल्मिन्थीज से। एस्केल्मिन्थीज ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलेंट्रेटा ये डिप्लोब्लास्टिक है। 2 जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट हैं। 2 जर्मिनल लेयर्स कौन सी? तो मीजोडर्म एब्सेंट होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। बीच में अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होगी। एनालिड्स ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और ये ट्रू सीलोमेट्स भी हैं। यहाँ से ट्रू सीलोम की शुरुआत होती है, सीलोमेट्स बोला जाएगा इनको। आंसर यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। इन द गिवन बिलो एग्जाम्पल्स हाउ मेनी एनिमल्स आर डिप्लोब्लास्टिक? तो डिप्लोब्लास्टिक मेंबर्स जहाँ पर 2 जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट हैं, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ये 2 जो हैं यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक ग्रुप हैं, फाइलम्स। तो एडेम्सिया सी एनिमोन ये भी यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक। मीनड्रेना ब्रेन कोरल ये भी डिप्लोब्लास्टिक। टीनिया ये प्लेटिहेल्मिन्थीज का मेंबर हो गया, ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर हो गया, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। टीनोप्लाना ये टीनोफोरा फाइलम का, तो ये भी डिप्लोब्लास्टिक। फाइजेलिया पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वॉर। सीपिया कटल फिश, तो ये मोलस्का का मेंबर।
4 मेंबर्स यहाँ पर हैं जो डिप्लोब्लास्टिक, तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। वॉल्वेट, वॉल्वेट किसमें? कैलोट्रोपिस में। वॉल्वेट में एस्टिवेशन में सेपल्स और पेटल्स का जो अरेंजमेंट है फ्लोरल बर्ड में विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल, तो यहाँ पर इनमें मार्जिन्स में ओवरलैपिंग नहीं है, सिर्फ ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। वॉल्वेट ट्विस्टेड में ओवरलैपिंग प्रेजेंट होगी और एक ये डेफिनेट मैनर में होगी, रेगुलर पैटर्न में। तो इस तरह से अगर है तो ये ट्विस्टेड हो गया। इम्ब्रिकेट में ओवरलैपिंग होगी लेकिन वो डेफिनेट मैनर में नहीं होगी, रेगुलर पैटर्न में नहीं होगी। तो ट्विस्टेड चाइना रोज़ में, इम्ब्रिकेट कैशिया और गुलमोहर में। वैक्सिलरी, वैक्सिलरी पी में प्रेजेंट है। यहाँ पे सबसे बड़ा वाला जो है ये स्टैंडर्ड या वैक्सिलम कहलाता है, ये इसी को बोला जाएगा वैक्सिलम। इसके बाद यहाँ पर विंग्स हो गए और ये हो गया कील और कैराइना। तो ये वैक्सिलरी या पेपिलियोनेशियस पेटल्स का अरेंजमेंट है फेबेसी फैमिली में। तो मैचिंग सामने दी हुई है, ए इज़ 1, बी इज़ 2, सी इज़ 3rd एंड डी इज़ 4th। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। Given below are two statements. In some leguminous plants, the leaf base may become swollen, which is called the pulvinus. तो यहाँ पर जो लीफ बेस ये जो होता है ये फूला हुआ होगा, पल्विनस। ये हो गया पिट्यूल और ये हो गया लैमिना। लीफ में 3 पार्ट हैं, लैमिना, पिट्यूल और लीफ बेस। ये पल्विनस, स्वॉलन। तो पल्विनेट ये लीफ बेस किसमें? फेबेसी में। और यहाँ पर वेनेशन होता है रेटिकुलेट। और इसके अलावा यहाँ पर स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे एट द बेस, जिसको बोलते हैं स्टिप्यूल्स। तो ये स्टिपुलेट, ये लीफ के कैरेक्टरिस्टिक्स फेबेसी के। लैमिना और द लीफ ब्लेड इज़ द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स। और इसी वेन और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को बोलते हैं वेनेशन। डाइकॉट में ये होता है रेटिकुलेट और मोनोकॉट में होता है पैरेलल। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। स्वीट पी, माइमोसॉइडी, ये फेबेसी का मेंबर है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। गार्डन पी, ईडिबल पी भी बोलते हैं इसको, मेंडल ने इस पे वर्क भी किया था, और ये भी फेबेसी का लेगुमिनस प्लांट है। उर्द, उर्द फेबेसी का मेंबर है, ठीक है। लोबिया, ये क्रूसीफेरी नहीं, ये भी फेबेसी। तो करेक्ट मैच यहाँ पर होगा 3rd। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक बार ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। तो गुलमोहर, बीन, केशिया, ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जाइगोमॉर्फिक के। मस्टर्ड, धतूरा, चिली, ये सारे हैं एक्टिनोमॉर्फिक। तो यहाँ पर 3 सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 102। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर करेक्ट मैचिंग बतानी है। डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम में कोलिनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, ठीक है। ये हाइपोडर्मिस कोलिनकाइमा की, कोलिनकाइमा जो कोलिनकाइमेटस है वहाँ पर पैक्टिन, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का डिपोजिशन है कॉर्नर्स पर। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू का काम करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। मोनोकॉट स्टेम, तो ये स्क्लेरेनकाइमेटस है, गलत दिया हुआ। डाइकॉट लीफ, ये पैरेनकाइमेटस मीजोफिल, ये सही है। पैरेनकाइमेटस मीजोफिल यहाँ पर डिफ्रेंशिएटेड है। ग्राउंड टिश्यू को लीफ का बोलते हैं मीजोफिल। और ये पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा, 2 तरीके का। और पैलिसेड जो होता है ये एडेक्सियल सरफेस, और स्पॉन्जी जो होगा ये लोअर सरफेस की तरफ, अब एक्सियल।
मोनोकॉट लीफ यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। बुल्लीफॉर्म सेल्स ये भी एडेक्सियल सरफेस की तरफ हैं और इनका काम होता है ये वाटर लॉस को कम करेंगे जब फ्लैसिड होगी, फ्लैसिड कंडीशन। जब टर्जिड होगी तो सरफेस एरिया एक्सपोज होगा, वाटर लॉस बढ़ेगा। तो 1, 2 और 3, 1, 3 एंड 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। जनरली जिम्नोस्पर्म्स हैव सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। तो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स नहीं, यहाँ पर सीव सेल्स और एल्बुमिनस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स यहाँ पर एब्सेंट है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये सही है। फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है इसका फ्लोएम के थ्रू, और ये यहाँ पर सीव सेल्स और एल्बुमिनस सेल्स होना चाहिए था। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स ये करेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म्स का, तो ये गलत, ये सही। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 103 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर आपको करेक्ट मैच बताना है। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा में स्टोर्ड फूड जो होता है स्टार्च एंड फैट और इसके अलावा टेनिन्स को स्टोर करते हैं। एंडार्क कंडीशन, एंडार्क में प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होता है, स्टेम में प्रेजेंट है। एक्सार्क कंडीशन ये रूट में, प्रोटोजाइलम यहाँ पर पेरिफेरी की तरफ, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, और इसके साथ साथ रेडियल अरेंजमेंट होता है वैस्कुलर बंडल का रूट्स में। और फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ पर रेजिन, म्यूसिलेज और लेटेक्स, स्टार्च एंड फैट के अलावा इन सब्सटेंसेस को भी स्टोर करता है, और ये लिविंग कंपोनेंट है। जाइलम पैरेन्काइमा भी लिविंग कंपोनेंट है। तो ए सेकंड, बी इज़ फर्स्ट, एक ही में दिया हुआ है ए का सेकंड, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4th। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। हाउ मेनी आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। सिंगल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर नॉन मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेन, ये 2 स्ट्रक्चर्स ध्यान रखने हैं। नॉन मेम्ब्रेनस में होता है न्यूक्लियोलस, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल, ये जो हैं ये नॉन मेम्ब्रेनस। और जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसमें पोरेंस प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा परमिएबल है इन कंपैरिजन टू इनर मेम्ब्रेन। इनके अलावा जो भी हैं ऑर्गेनेल्स वो सिंगल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर लाइसोसोम, न्यूक्लियोलाई, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है। तो लाइसोसोम हो गया सिंगल मेम्ब्रेन, माइक्रोबॉडीज़ ग्लाइऑक्सीसोम और परऑक्सीसोम माइक्रोबॉडीज़ हैं, वेसिकुलर, स्मॉल वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन। वैक्यूल, वैक्यूल में टोनोप्लास्ट होते हैं, ये मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन है ये भी। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन हो गया, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन हो गया। तो 1, 2 और 3, आंसर होगा 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। शॉन प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। तो ये हाइपोथेसिस, ये सेल थ्योरी, शॉन ने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे स्टडी किया था। ये स्टेटमेंट सही है। रडल्फ विर्को मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, तो ये मॉडिफिकेशन किसने किया था? मॉडिफिकेशन किया रडल्फ विर्को ने 1855 में, शॉन का था 1839। तो यहाँ पर 106 में बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? अमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो प्लास्टिड्स तीन तरीके के हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट फिर तीन टाइप के, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट ये स्टोर करते हैं स्टार्च को, तो कार्बोहाइड्रेट। मैचिंग्स कितनी करेक्ट है ये दिए पूछा गया, तो कार्बोहाइड्रेट सही है। ल्यूकोप्लास्ट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, सही है। एल्यूरोप्लास्ट फॉर प्रोटीन्स, ये भी सही है। क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये भी टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो यहाँ पर सारी मैचिंग सही दी हुई है। 107 का करेक्ट आंसर होगा 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, which is or incorrect statement regarding cockroach? hepatic cica 6 to 8 in number and help in reproduction। तो hepatic cica इसी को बोलते हैं। gastric cica 6 to 8 in number है at the junction of foregut and midgut। यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। gizzard is also called as gonapophysis। gonapophysis जो होते हैं asymmetrical chitinous plates हैं, और gizzard इसको बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस। ग्राइंडिंग में हेल्प करेगा। हाइंडगट इज नैरोअर देन मिडगट। तो हाइंडगट कॉकरोच में नैरोअर नहीं है, ब्रॉडर है देन मिडगट। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 3 स्पायरिकल्स हेल्प इन रेस्पिरेशन, ये सही है। स्पायरिकल्स में 2 पेयर थोरैसिक और 8 पेयर्स एब्डोमिनल। टोटल 10 पेयर्स ऑफ स्पायरिकल्स आर प्रेजेंट। डी सही है, बाकी गलत। ए, बी एंड सी इनकरेक्ट पूछा गया है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल स्ट्राइटेड अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर दिखाया गया, तो ये स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, इसीलिए सिंसीशियम। क्लोजली एसोसिएटेड टू स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स बाइसेप्स, ये बाइसेप्स में प्रेजेंट हैं, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि ये स्मूथ मसल्स। और स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं? ये नॉन स्ट्राइटेड है, इनवॉलेंट्री है, यूनी न्यूक्लिएट है, तो ये यहाँ पर हॉलो विस्ट्रल ऑर्गन्स वहाँ पर होना चाहिए था। बाइसेप्स जो होते हैं ये यहाँ पर हैं, और ये बोन से एसोसिएटेड है, स्केलेटल से एसोसिएटेड है, स्केलेटल मसल्स हैं बाइसेप्स। हार्ट यहाँ पर ये दिखाया गया, ब्रांचिंग शो करता है, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट है, तो ये ठीक है। यूनी न्यूक्लिएट होती हैं। ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशंस, तो यहाँ पे ये नर्व सेल, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया दिखाया गया है, ये सही है, न्यूरल टिश्यू। तो आंसर यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया था, आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कार्डियक मसल? कम्युनिकेशन जंक्शन, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट, its neighbors cells are not stimulated to contract, communication junction not present, contractile tissue absent। तो यहाँ पर पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट, तो कम्युनिकेशन जंक्शन प्रेजेंट, ये सही है क्योंकि इंटरकैलेटेड डिस्क में प्रेजेंट होते हैं गैप जंक्शंस, जिसकी वजह से ये फंक्शनल सिंसीशियम का काम करता है। पूरे का पूरा वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा, एट्रिया पूरा एक साथ फंक्शनल सिंसीशियम। फंक्शनली एक दूसरे से ये सेल्स जुड़ी हुई है, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर की तरह बिहेव कर रही हैं। इट्स नेबर सेल्स आर नॉट स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, गलत। कम्युनिकेशन जंक्शंस नॉट प्रेजेंट, गलत। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू एब्सेंट, ये भी गलत। तो 110 इज फर्स्ट।
Now we move to next question, question number 111, which is a correct matching set with reference to cockroach. तो कॉकरोच के रिस्पेक्ट में ओमेटिडिया, ओमेटिडिया ये कंपाउंड आई में प्रेजेंट है, यूनिट ऑफ कंपाउंड आई। एपोजिशन इमेज होती है यहाँ पर, मोज़ैक विज़न है, और मोज़ैक विज़न। नंबर ऑफ ओमेटिडिया इन ईच कंपाउंड आई इज 2000। फैलोमियर, फैलोमियर क्या है? ये गोनापोफाइसिस भी इनको बोलते हैं, काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स का काम करेंगे। स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर्स के फॉर्म में ये स्पर्म ट्रांसफ़र होते हैं, ये बंडल्स ऑफ स्पर्म है, ठीक है। कोलेट्रियल ग्लैंड, ये उथिका के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो आंसर होगा यहाँ पर ए इज़ फोर्थ, बी इज़ थर्ड, सी इज़ सेकेंड एंड डी इज़ फर्स्ट। Now we move to next question, question number 112. Given below are two statement, amino acids may be acidic, basic, neutral. तो अमाइनो एसिड्स ये क्या होंगे? ये एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, सही है। डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। डाइटरी प्रोटीन, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमें डाइट से ऑब्टेन करने पड़ते हैं क्योंकि हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। तो ये सही लिखा हुआ है, एसेंशियल अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड एसिडिक के एग्जांपल्स ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल्स तो हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन। और न्यूट्रल के तो ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, ये सारे न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। तो आंसर होगा यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। Which of the following statements are incorrect? In competitive inhibition, the inhibitor molecule is not chemically changed by the enzyme. तो ये सही है। competitive inhibition में जो एंजाइम है ये इनहिबिटर से भी बाइंड कर सकता है या सबस्ट्रेट से भी, क्योंकि इनहिबिटर और सबस्ट्रेट में स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होगी, स्ट्रक्चरल एनालॉगी शो करते हैं। तो डिपेंड करेगा कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। जब इनहिबिटर इससे एंजाइम से बाइंड करेगा तो इज़ नॉट केमिकली चेंज्ड, ये सही दिया हुआ है। इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज़ केमिकली चेंज्ड, ये गलत। केमिकल चेंज इसमें नहीं कॉज करेगा, ये सिर्फ इसकी एक्टिव साइट पर जा कर के बाइंड करेगा, इसको इनएक्टिवेट कर देता है। सबस्ट्रेट इससे जा कर के बाइंड नहीं कर पाता है क्योंकि एक्टिव साइट इसकी ऑक्यूपाई हो गई है। Due to continuously increase in substrate concentration, the velocity of enzymatic reaction rises continuously। तो ये गलत है, continuously नहीं राइज करती नहीं जाएगी, एक लिमिट तक ही राइज करेगी। Instead of substrate, if inhibitor molecules are attached with active site of enzyme, then a new product form। तो जब इनहिबिटर यहाँ पर आकर के जब जुड़ेगा एक्टिव साइट पर तो ये इसको इनएक्टिवेट करेगा, सबस्ट्रेट इससे जुड़ नहीं पाएगा, नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर गलत हो गए बी, सी एंड डी, फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, एंजाइम जनरली फंक्शन इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। तो एंजाइम की एक्टिविटी का ग्राफ देखें तो ये इस तरह से रहता है, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। यहाँ पर इसकी ऑप्टिमम एक्टिविटी, मैक्सिमम एक्टिविटी, इधर इस एक्सेस पर लेते हैं हम लोग टेम्परेचर या पीएच। तो ये स्टेटमेंट सही है। जनरली हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट। तो यहाँ पर जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाएंगे जिसकी वजह से डीनेचुरेशन हो जाएगा, एंजाइम एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ आर करेक्ट।
नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। गिवन बिलो डायग्राम ए एंड बी, ये पूछा गया कि इसका होगा। तो ये यहाँ पर राइबोज 2 प्राइम सेकेंड प्राइम पोजीशन पर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिया हुआ है, और ये 2,4 डाईऑक्सी और 5th पोजीशन पर है यहाँ पर मैथिल। तो 2,4 डाई, अगर ये मैथिल नहीं होता तो ये क्या था, यूरेसिल, और मैथिल अगर 5th पोजीशन पर आ गया तो 5 मैथिल यूरेसिल, ये हो जाता है थाइमीन, 5 मैथिल यूरेसिल। तो राइबोज एंड थाइमीन आंसर होगा यहाँ पर 4th। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर। तो यहाँ पर ये सनलाइट के एनर्जी आ रही है फोटॉन्स के फॉर्म में, ये फोटॉन्स हो गए। बी यहाँ पर ये रिएक्शन सेंटर, क्योंकि ये सारे अपनी एनर्जी फाइनली किसको दे रहे हैं, इस रिएक्शन सेंटर को। अगर ये फोटो सिस्टम 1 है तो यहाँ पर ये रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का बना होता है, जो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, P700 से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर ये फोटो सिस्टम 2 है तो फिर ये यहाँ पर क्लोरोफिल ए का रिएक्शन सेंटर, लेकिन जिसका मैक्सिमम जो होता है वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ, तो P680 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब एमिट होगा तो वापस लौट कर नहीं आएगा, ये यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसे एक्सेप्ट कर लेता है। और ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये यहाँ पर अगर फोटो सिस्टम 2 है तो ये फियोफाइटिन, और अगर ये फोटो सिस्टम 1 है तो फिर यहाँ पर ये आयरन सल्फर प्रोटीन। तो ये फोटोन रिएक्शन सेंटर एंड सी प्राइमरी एक्सेप्टर, ये यहाँ पर सही दिया हुआ है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। विच स्टेटमेंट इज और ट्रू, डार्क रिएक्शन इज मोर टेम्परेचर सेंसिटिव देन लाइट रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में ज़्यादा एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, ज़्यादा एंजाइम्स इन्वॉल्व है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो डीनेचर्ड हो जाएंगे, एंजाइमेटिक एक्टिविटी रुक जाएगी। तो डार्क रिएक्शन इज़ मोर टेम्परेचर सेंसिटिव, ये सही है, देन लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में जो एंजाइम है वो NADP रिडक्टेज लास्ट में जो इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे डार्क रिएक्शन के कंपैरिजन में लाइट रिएक्शन में कम एंजाइम्स हैं। लाइट रिएक्शन इज़ मोर टेम्परेचर सेंसिटिव, गलत है। लाइट एंड डार्क बोथ नॉट सेंसिटिव, ये भी गलत। सेंसिटिव टू टेम्परेचर बट लाइट रिएक्शन इज़ नॉट सेंसिटिव टू लाइट। तो आंसर यहाँ पर होगा 117 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 118। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कैरियर इज प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो इनर साइड पर यहाँ पर प्रेजेंट होगा ये थैलाकॉइड का जो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर ये प्लास्टोक्विनोन, यहाँ पर होगा पहले फोटोलिसिस ऑफ वाटर H2O, इसका ब्रेकडाउन जब होगा तो ये यहाँ पर 2 H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है। और H जो होगा ये यहाँ पर ल्यूमिन में H का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने में यूज़ होगा। इसके बाद ये अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, ये फोटो सिस्टम 1 को देता है। फोटो सिस्टम 1 से ये पहुँचेगा फियोफाइटिन, और फियोफाइटिन फिर प्लास्टोक्विनोन को, प्लास्टोक्विनोन फिर साइटोक्रोम B6F, और साइटोक्रोम B6F से फिर ये होता हुआ आता है प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन जो होता है ये इनर साइड पे है, और इसके बाद ये यहाँ पर प्लास्टोसाइनिन से ये फोटो सिस्टम 1 के पास चला जाता है। यहाँ पर ये फोटो सिस्टम 2, और फोटो सिस्टम 1 से फिर ये यहाँ पर फाइनली NADP2H का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर आंसर सही हुआ प्लास्टोसाइनिन, क्योंकि ATP सिंथेज ये FO और CFO और CF1, ये वाला CF1
यहाँ पर होती है एटीपी सिंथेस की एक्टिविटी। तो CF1 ये भी किधर है, इनर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, आंसर होगा प्लास्टोसाइनिन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंड देयर रिस्पेक्टिव RQs। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन, प्रोटीन में लेस देन 1 है 0.9, कार्बोहाइड्रेट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एवॉल्व्ड अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बराबर है 1 होगा, और फैट में 0.7, तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट हैं। ऑक्सीजन आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग अपाइसेस ऑफ स्टेम एंड रूट्स, जनरली प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये ठीक है। ऑक्सीजन रूट शूट अपाइकल मेरिस्टेम या रूट अपाइकल मेरिस्टेम पे प्रोड्यूस होगा। ऑक्सीजन कंट्रोल जाइलम डिफ्रेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन, तो जाइलम डिफ्रेंशिएशन सही है, प्रोकैम्बियम से बनेगा या फिर कैम्बियम से बनेगा। प्रोकैम्बियम से प्राइमरी जाइलम और कैम्बियम से फिर सेकेंडरी जाइलम। जाइलम का डिफ्रेंशिएशन, तो इसमें जो डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, ट्रैकेरी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ट्रैकेरी एलिमेंट्स में यहाँ पर ट्रैकिड्स और वेसल्स, ये वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, और इसके बाद यहाँ पर है जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ये सपोर्ट के लिए, ये स्टोरेज वगैरह में यूज़ होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। So thank you all of you. Thank you so much. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by my fellow partner Dr. Alice sir. Thank you so much. Keep studying, keep doing your hard work. हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 120 तक क्वेश्चंस देख लिए। मैं आपको 121 से 150 तक कराने आया हूँ, और आपको पता है कि हम लोग पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, वो है FST 54। चलिए टाइम नहीं गवाते हैं, शुरू करते हैं। आपको पता है कि 121 क्वेश्चन आपको दो स्टेटमेंट के तौर पर दिया गया है। पहले में लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट स्टडीड ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन। ये बात बिल्कुल सही है, और ऐसी बात क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पर मेटाफेज कंडीशन पर या मेटाफेज स्टेज पर कंडेंसेशन आपका कंप्लीट हो गया होता है। कंडेंसेशन जो है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और जहां पर कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम कह सकते हैं क्रोमोसोम बेस्ट विजिबल हो जाएगा। और क्रोमोसोम बेस्ट विजिबल होते हैं मेटाफेज स्टेज में, तभी आप उसकी मॉर्फोलॉजी आप आसानी से स्टडी कर सकते हो। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। ये बात भी सही है कि आपको ये बात पता लगनी पड़ेगी। वैसे तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज हम अलग अलग पढ़ ले रहे हैं सिर्फ अपने सुविधा अनुसार। क्यों? क्योंकि ये आपके पास आपका जो मैनर है, जो हम लोग इस तरह से पढ़ते जरूर हैं, लेकिन क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं होता। ये एक दूसरे से प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। हम सिर्फ पढ़ने के लिए, पढ़ने के ब्याप पर हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज को अलग अलग पढ़ा है, लेकिन हम कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि प्रोफेज खत्म हो गई, मेटाफेज शुरू हो गई, मेटाफेज खत्म हुआ, एनाफेज शुरू हो गई। तो हम मानते हैं कि प्रोफेज और मेटाफेज के शुरू होने का तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब हो जाएगा, मेटाफेज शुरू हो गई। लेकिन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हुई है लेट प्रोफेज में, हो जाती है, और हम मान लेते हैं मेटाफेज की शुरुआत हो गई। कहने का मतलब 121 आंसर आपके पास 4 बन जाएगा। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। 121 के बाद 122 अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिए ये वाला डायग्राम, और यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्रोफेज के एंड में, जिसे हम लेट प्रोफेज कहते हैं, तो जो आपके पास प्राइमरी स्पिंडल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं कि जो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल हैं वो अपोजिट पोल पर बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेट प्रोफेज में एस्टर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये अपोजिट पोल पर ये सेंट्रोमियर या सेंट्रोसोम, सॉरी, सेंट्रियोल या
सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं और कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाती है स्पिंडल फाइबर की, क्रोमोसोम इक्वेटर पर आकर अरेंज हो जाते हैं। तो बताओ ये क्या है? ये है मेटाफेज। मेटाफेज आपको यहां पर कंडीशन, आपको यहां पर मेटाफेज में ये देखने को मिलेगी। तो कहते हैं कि आपको इस डायग्राम से, आपके डायग्राम से बताइए, एक तरीके का ये ट्रांजिशन फेज है, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज, है ना, आप बोल सकते हो ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। तो स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, यस, chromosome are moved to spindle equator and get aligned along metaphase plate through the spindle fiber of both poles। बिल्कुल ठीक, क्योंकि इस लाइन का मतलब निकल कर आएगा कि जो स्पिंडल फाइबर हैं वो अपोजिट पोल पर पहुंच गए हैं, मतलब कंप्लीट स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो चुकी है। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाएगी, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। क्या यहां पर ऐसा काम होगा? नहीं, यह काम तो एनाफेज में होता है। ये कहां होगा? एनाफेज में। दैट्स वाई आपके पास पहला दूसरा सही है, तो इस तरह से आंसर आपका 4 सही बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? 4 सही बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 123 लिखा हुआ, द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड। देखो, दो माइटोसिस डिवीजन के बीच के गैप को इंटरफेज कहते हैं, लेकिन एक मियोसिस में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच के गैप को हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। जैसे हमने कहा ये वाली सेल है और इस सेल का आपको करना है मियोसिस, तो पहले ये सेल 2 सेल में बटेगी और इस वाले डिवीजन को हम नाम देंगे मियोसिस 1। और मियोसिस 1 की आप याद रखिएगा, अगर ये 2n वाली सेल है तो ये मियोसिस 1 के बाद प्लॉइडी हाफ हो जाती है, इसी वजह से मियोसिस 1 का दूसरा नाम रिडक्शनल डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन? रिडक्शनल डिवीजन होगा। और फिर अब ये सेल दोबारा से डिवाइड करेंगी और ये दोबारा से डिवाइड करेंगी और ये आपके पास 4 सेल में तब्दील हो जाएंगी। कहने का मतलब अब ये कौन सा डिवीजन हुआ? मियोसिस 2 हुआ। मियोसिस 2 में किसी तरह की प्लॉइडी चेंज नहीं होती, ये n to n ही रहेगा। दैट्स वाई इसका नाम इक्वेशनल डिवीजन होगा, लाइक द माइटोसिस, है ना। तो आपको बस ये बताना है कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच के गैप को हम क्या कहेंगे। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच के गैप को, इसी को हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस लाइक द इंटरफेज है, लेकिन डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता। एस फेज कंप्लीटली एब्सेंट है और यहां पर डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होगा। आपके पास वैसे ही गैप फेज है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच के गैप को इंटरकाइनेसिस कहते हैं। ये इंटरफेज नहीं है, ये जनरेशन टाइम नहीं है, सिंथेटिक फेज नहीं है। आप जवाब दोगे इंटरकाइनेसिस। 123 का आंसर क्या हो जाना है आपके पास? सेकेंड। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट। आपको करेक्ट मैचिंग के बारे में बताना है, कर लोगे कि नहीं। माइटोसिस, माइटोसिस देखो, अभी हमने कहा माइटोसिस में प्लॉइडी चेंज नहीं होती, हालांकि वैसा मैचिंग वाला है ही नहीं। आपके डायरेक्ट लाइन को आप बताना है। माइटोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं? नहीं। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। मियोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं? जवाब है नहीं। मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है? बिल्कुल होता है। यहां पर प्लांट सेल में फरो का फॉर्मेशन नहीं होगा साइटोकाइनेसिस के दौरान, ये सेंटर से शुरू होगा, पेरिफेरी पर खत्म होगा। सेंट्रीफ्यूगल टाइप की साइटोकाइनेसिस आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगी। और साइटोकाइनेसिस इन एनिमल स्टार्ट फ्रॉम सेंटर, तो ये वाली बात गलत है। पेरिफेरी से स्टार्ट होगी, सेंट्रल पर खत्म होगी, फरो का फॉर्मेशन होगा, है ना। और ये आपके पास सेंट्रीपिटल टाइप की साइटोकाइनेसिस कहलाएगी। तो आपको इसमें सिर्फ एक ही बात सही दिख रही है, आंसर फर्स्ट बनेगा। 124 का फर्स्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। आपको ये वाला मैच जो है वो दिया गया है पीजीआर पर बेस्ड, और पीजीआर पर बेस्ड है तो देखो लिखा प्रिवेंट फ्रूट एंड अर्ली लीफ ड्रॉप ऑफ अर्ली स्टेजेस। इस काम को करता है हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है फ्रूट और लीफ को अर्ली स्टेजेस में ड्रॉप होने से बचाएगा। ए का क्या हो जाएगा? सेकेंड। इंप्रूव शेप ऑफ द एप्पल,
शेप ऑफ द एप्पल हो गया, ग्रेप स्टॉक की आपके लेंथ का बढ़ना हो गया, इंटरनोड का एलोंगेशन कराकर आपके पास सुगर केन में हो गया, हैस्टन कर देगा आपके जुवेनाइल फेज इन कोनिफर्स। ये सब काम बताइए किसके हैं? जिब्रेलिक एसिड मतलब जिब्रेलिन के। तो ये हो जाएगा थर्ड। और रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक आपको याद रखना पड़ेगा इथाइलिन को लेकर फर्स्ट, और हेल्प सीड टू विदस्टैंड डेसिकेशन मतलब सीड की हेल्प करेगा, वो झेल जाएगा डेसिकेशन के दौरान, सूखने के दौरान। ये कब सूख रहे होते हैं? तो हमने कहा कि सीड मैचुरेशन के दौरान उनका वाटर कंटेंट कम होता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। ये काम को करने वाला हार्मोन आपके पास है ABA, जो होगा आपके पास सीड डॉर्मेंसी को आपके पास करवाएगा, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा। उस दौरान वाटर के लॉस होने के दौरान उस दौरान आपको सपोर्ट करने वाला हार्मोन मिलेगा ABA। तो ये हो जाएगा 4। तो सेकेंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, सेकेंड थर्ड फर्स्ट 4 को लेकर आपके पास जवाब सेकेंड है। कितनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट RQ डिपेंड अपॉन। तो आपको पता है RQ वैल्यू, जिसे हम रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कहते हैं, इसमें क्या होता है कि भैया आपने कितना ऑक्सीजन यूज किया है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर, कितना ऑक्सीजन यूज किया है, तो ऑक्सीजन यूज्ड एंड CO2 इवॉल्व्ड। और ये RQ वैल्यू आपको पता है कि जितनी ज्यादा RQ वैल्यू होगी उतना आपको एनर्जी कंटेंट कम मिलेगा, एनर्जी कम मिलेगी, है ना। तो आपको यह बात समझना, जितना ज्यादा ऑक्सीजन हम यूज करेंगे उतना कम होगी RQ वैल्यू। तो आपको यह बात पता है कि RQ वैल्यू किस बात पर डिपेंड करती? तो डिपेंड करती है आप कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं। अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आपने कार्बोहाइड्रेट सुना है, कार्बोहाइड्रेट अगर आपने चुना है, तो जितना CO2 उतना ही आपके पास O2, जितना आप CO2 यूज कर वो O2 यूज करोगे उतना ही आप CO2 को इवॉल्व करोगे। तो आपको पता है कि RQ वैल्यू 1 आती है ना। आपको पता है फैट का कितना RQ वैल्यू होता है, तो वो होता है 0.7। और आपका प्रोटीन का कितना RQ वैल्यू होता है, तो वो होता है 0.9। ऑर्गेनिक एसिड का कितना होता है? 0.9। ऑर्गेनिक एसिड का पूछा जाए तो ऑर्गेनिक एसिड मोर देन 1, मोर देन 1। आपको दिख रहा होगा कि भाई आपको फैट से सबसे ज्यादा एनर्जी मिल रही है लेकिन RQ वैल्यू कम है। ठीक है, हाँ या ना? तो आपको यह बात बताना चाह रहा हूं, काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेगा? नो। लिखा हुआ रेस्पिरेटरी पाथवे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS पर रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट डिपेंड करेगा? नो। टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस यूज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, आप क्या यूज कर रहे हो? यूजुअली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आपके पास कार्बोहाइड्रेट होता है यूजुअली, लेकिन सर्टेन कंडीशन और सर्टेन ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स के द्वारा आपको फैट, प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड भी यूज किया जाता है एज अ रेस्पिरेटरी सबस्टेंस। नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज ड्यूरिंग रिडक्शन इन रेस्पिरेशन सबस्ट्रेट नहीं, आपको टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात की जाएगी। तो आंसर आपका थर्ड बनेगा 126 का। अगला 127, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना है। मैलिक एसिड आपने कहां सुना है? C6IO अल्फा S² FMO, M का मतलब मैलिक एसिड। आप जा सकते हैं क्रेब्स साइकिल पर, ए का क्या हो जाएगा? थर्ड। फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA, और PGA आपको कहां मिलेगा? PGA आपको ग्लाइकोलिसिस में मिल जाएगा, फर्स्ट हो गया। ATP सिंथेज एंजाइम आपको ETS में मिल जाएगा, सेकंड हो गया। और एथेनॉल फर्मेंटेशन के द्वारा बन जाएगा, ये आपके 4 हो जाएगा। मैचिंग मिलाइए, थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। आंसर आपके पास फर्स्ट दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन 128 लिखा हुआ विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, बताइए।
PCO2 partial pressure of CO2 of deoxygenated blood is 95 mm of Hg गलत है। आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है? वो होता है 45 mm ऑफ Hg। फिर लिखा है PCO2 एल्वुलर एयर, एल्वुलर एयर में आपके पास 40 mm ऑफ Hg, ये बात सही है क्योंकि PO2 आपके पास 104 होता है, PO2 एल्वुलर एयर में 104, ठीक है ये भी। और PCO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 40 mm ऑफ Hg, गलत जवाब, अभी हमने कहा 45 होता है। दो बातें सही हैं, बी और सी। सेकंड बनेगा, क्या बन जाएगा बेटा? सेकंड। अगला क्वेश्चन 129, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन में हम गिल्स का यूज कर रहे हैं, सही बात है, तो हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहेंगे। अगर हम लंग्स का यूज कर रहे हैं तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे, ये भी सही है। और स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करेंगे तो आपको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये तीनों मैचिंग बिल्कुल सही है। आंसर थर्ड बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन 130 क्वेश्चन आपको देखो लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। ये फोटो देखिए, आपको यहां पर पता है ये हार्ट दे दिया गया है, ये हमने यहां पर क्या दे दिया? हार्ट है ये, और हार्ट के अलावा ये आपको लंग्स दर्शा रहे हैं, और ये आपके पास टिश्यू की बात की जा रही है, बॉडी टिश्यू की। तो हार्ट से आप देखिए यहां पर गौर से, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि लंग से प्योर ब्लड लेकर कौन निकल रहा है? तो लंग से प्योर ब्लड लेकर निकलती है पल्मोनरी वेन। वैसे तो ऑल द वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड लेकर चलेगी? ऑक्सीजनेटेड। और फिर ये पल्मोनरी वेन आपके पास कहां एंटर करेगी? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से ये ब्लड कहां आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आपके पास ब्लड आ जाएगा सिस्टेमिक अयोटा के पास। ठीक है, सिस्टेमिक अयोटा की बात कर ली जाए तो ये आपके पास आ जाएगा, इसमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। फिर ये सिस्टेमिक अयोटा आर्टरीज में बदलेगी, फिर टिश्यू में एंटर करेगी, आर्टीरियोल बदलेगा, आर्टीरियोल कैपिलरी में बदलेगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, फिर वैन्यूल, फिर वेन। और वेन्स आपके पास सारी कलेक्ट होंगी इस वाले डी वाले पार्ट में, जिसे हम वेंट्रल एयोटा, मेन कलेक्टिंग वेसल, या फिर कह सकते हैं हम वीना कावा। और ये वीना कावा कैसा ब्लड को लेकर चलेगी? डीऑक्सीजनेटेड। और ये आएगी आपके पास राइट ऑरिकल में, देन राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल आपके पास से आएगा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में। वैसे तो हमने कहा कि आर्टरीज कैरीज इन जनरल ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो आप यहां पर समझिएगा ए क्या है। ए पल्मोनरी आर्टरी है, पहले में ही लिखा हुआ है, सही जवाब है। बी पल्मोनरी आर्टरी है, बी पल्मोनरी आर्टरी नहीं है, पल्मोनरी वेन है। सी वीना कावा लिखा हुआ है, सी सिस्टेमिक अयोटा है, नहीं। डी पल्मोनरी वेन लिखा हुआ है, नहीं, ये वीना कावा होगा। आंसर आपके पास फर्स्ट सही है। 30 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा? फर्स्ट। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? करेक्ट मैच बताना है, बताओ। फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग में हेल्प करेगा कि नहीं? तो फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में, फाइब्रिन से फाइब्रिनोजन बनाने वाला एंजाइम है थ्रोम्बिन, याद रखिएगा। तो ए का क्या हो जाएगा? सेकेंड। फिर बाद में फैगोसिटिक सेल्स, आप कैसे भूल सकते हो? मोनोसाइट्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, मोनोसाइट लिखा हुआ है, फर्स्ट हो गया। फिर आपके पास बेसोफिल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को कॉज करेंगी, हिस्टामिन, सीरोटोनिन जैसे केमिकल को रिलीज करके, 4। और एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस बनाएंगी, थर्ड। मैचिंग मिलाइए, सेकेंड, फर्स्ट, 4, थर्ड। आंसर आपको पहला ही दिख रहा है, 31 का फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको बताना है। अमोनोटेलिक एक्वाटिक इंसेक्ट, अगर मैं एक्वाटिक इंसेक्ट के बारे में बात करूं, क्या वो अमोनोटेलिक होते? बिल्कुल होते, कोई दिक्कत नहीं।
फिर लिखा है यूरियोटेलिक में रेप्टाइल। तो इन जनरल रेप्टाइल को हम टेरेस्ट्रियल माने, लेकिन कुछ एक्वाटिक रेप्टाइल्स भी हैं, लेकिन वो आपके यूरियोटेलिक हो सकते हैं। वैसे तो यूरियोटेलिक में जो रेप्टाइल्स हैं वो यूरिकोटेलिक में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे बेटा? यूरिकोटेलिक में आ जाएंगे। हालांकि आपके पास यहां पर एक्वाटिक रेप्टाइल लिखा होता तो का बन जाता। फिर यूरिकोटेलिक कॉकरोच होता है, यस। यूरियोटेलिक फ्रॉग होता है, तो फ्रॉग आपके पास बात कर रहे हैं तो एडल्ट फॉर्म है तो यूरियोटेलिक होगा। लेकिन एक्वाटिक एम्फिबिया की बात कर लेते तो वो मोनोटेलिक होता। ये बात भी सही। तो आपके पास गलत जवाब इन जनरल तौर पर सेकंड दिख रहा है, ठीक है, इनकरेक्ट। और ये रेप्टाइल आपके पास कौन से? टेरेस्ट्रियल की बात कर रहे हैं। किसकी बात? टेरेस्ट्रियल की, ठीक है। कुछ आपके पास एक्वाटिक भी होते हैं, वो यूरियोटेलिक रखते हैं। अगला, द वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। बात बिल्कुल सही है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में ये वासा रेक्टा जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो पैरेलल चलती है आपके पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के साथ, तो आपके पास ये रिड्यूस्ड होती है या फिर एब्सेंट होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। जबकि मेडुला नेफ्रॉन में यही आपके पास हेनले लूप और उसी के जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो है वो पैरेलल चलेगी, यू शेप बनाएगी, उन्हीं के बीच में आपके पास चलेगा। क्योंकि डीपली रन करेगा हेनले लूप, उतनी ही डीपली रन करेगी आपकी वासा रेक्टा और चलेगी उन लोगों के बीच में। वो मैकेनिज्म जो मैमल्स में यूरिन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, जिसे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉर्टिकल नेफ्रॉन। वो किसकी बात है? मेडुला नेफ्रॉन, मेडुलरी नेफ्रॉन की, ठीक है। तो ये आपके पास एब्सेंट और हाईली रिड्यूस होते हैं, सही बात है। फिर लिखा है हेनले लूप इज हेयरपिन शेप। बिल्कुल हेयरपिन शेप की होती है। आपको एक डिसेंडिंग हेनले लूप, एक असेंडिंग हेनले लूप। डिसेंडिंग हेनले लूप इज परमिएबल फॉर वाटर और असेंडिंग हेनले लूप इज परमिएबल फॉर सॉल्ट, नॉट फॉर वाटर। जबकि डिसेंडिंग परमिएबल फॉर वाटर, नॉट फॉर सॉल्ट। क्लियर रहेगा? तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर 4 बनेगा। क्या बन जाएगा बेटा? 133 का 4। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 134। 134 कह रहा है हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट। कितनी मैचिंग इसमें सही है? कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या आपको वर्टिब्रल कॉलम में देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। दो वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेज ही फंसा है, जिससे आप कहीं ऊपर से नीचे कूदते हो तो वो वर्टिब्रल कॉलम आपस में लड़कर टूट नहीं जाता। उसके बीच में कुशन के तौर पर कौन काम कर रहा है? कार्टिलेज। साइनोबियल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सही है। साइनोबियल जॉइंट, हाइन जॉइंट सही है। कार्टिलेजिनस जॉइंट, सैडल जॉइंट गलत। ये आपके पास, ये भी आपके पास कैसा जॉइंट है? साइनोवियल है। कैसा है? साइनोवियल है। साइनोवियल जॉइंट, पाइवट जॉइंट ठीक है। तो आपके पास यहां पर ए, बी, सी और ई 4 ऑप्शन सही है। 4 को लेकर थर्ड बनेगा। 4 को लेकर क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड। याद रखना कि आपको साइनोवियल जॉइंट, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ह्यूमरस और ग्लेनॉइड कैविटी, ऐसे ही फीमर और एसिटाबुलम। क्लियर? हाइन जॉइंट आपके पास ये वाला एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट। जब उसके बाद आपके पास पाइवॉइट, जिसे हम ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं, रोटेटरी जॉइंट, सॉरी रोटेटरी जॉइंट जिसे कहते हैं, वो एटलस और एक्सिस के बीच में, ठीक है। और सैडल जॉइंट आपको कहां पाया जाता है ये बात आप बताएंगे, क्योंकि सैडल जॉइंट की बात आपको बतानी है कहां पर है, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में या फिर कार्पल्स के बीच में, और कहां पाया जाता है सैडल जॉइंट आपको याद रखना है, और ग्लाइडिंग जॉइंट आपको यह भी बताना है सैडल जॉइंट कहां पाया जाता है, ग्लाइडिंग जॉइंट कहां पाया जाता है। ये मैं बता दे रहा हूं, ये दोनों एग्जाम्पल हैं बॉल एंड सॉकेट, सॉरी एग्जाम्पल है आपका साइनोवियल जॉइंट्स का। साइनोवियल जॉइंट्स का एग्जाम्पल है, मतलब आपके पास फ्रीली मूवमेंट होगा, ठीक है। साइनोवियल आंसर आपके पास थर्ड बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अगर आपके पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का मेम्ब्रेन
प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एंड बल्ब है और इसी से क्लोज प्रॉक्सिमिटी है प्रो मतलब जो आपके पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की। तो अगर वहां पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट आपको दिखाई नहीं दे रही तो ये है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। जो भी सिग्नल आएगा वो इंडक्शन के जरिए यहां पर वो सिग्नल पहुंच जाएगा, यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इसी वजह से ये फास्ट होगा और बाई डायरेक्शनल फ्लो हो सकता है। नेचर ने ऐसे साइनेप्स कम ही बनाए, कॉमनली जो होते हैं वो केमिकल साइनेप्स होते हैं, बेटा याद रखिएगा, ये रेयरली पाए जाते हैं। फिर लिखा हुआ अ नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, जो बीच में जंक्शन पड़ता है उसे हम साइनेप्स कहते हैं। बिल्कुल बात सही है। अगर आपके पास जो कैविटी है, जिसे हम यहां पर जो कैविटी है जिसे हम क्या कहते हैं बताओ, जिसे हम क्या कहते हैं, ये जो कैविटी है आपके पास अगर ये पाई जा रही है तो हम उसे केमिकल साइनेप्स कहेंगे, और अगर वो नहीं पाई जा रही तो उसे हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहने वाले हैं। तो साइनेप्स दो तरह के होते हैं, केमिकल और इलेक्ट्रिकल, और केमिकल साइनेप्स ज्यादा पाए जाते हैं और रेयरली पाए जाते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। दोनों बातें आपकी सही है। आंसर 4 बनने वाला है। आंसर क्या बनने वाला है? 4। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। माइलिन शीथ व्हाइट मैटर प्रेजेंट, सही है, क्योंकि माइलिन शीथ एक्सॉन पर बनेगी और एक्सॉन आपके पास बंडल व्हाइट मैटर बनाते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर, क्योंकि आपके पास जो साइटोन होता है उसमें नसल्स ग्रैन्यूल है, ग्रे मैटर का फॉर्मेशन करेगा। कॉर्पोरा क्वाड्रीजमाइना, जो 4 आपके लोब पाए जाते हैं, 2 ऑडिटरी लोब और 2 ऑप्टिक लोब, तो वो आपके हाइंड ब्रेन की बात नहीं है, वो मिड ब्रेन की बात है, मिड ब्रेन में पाए जाते हैं। मेडुला ओब्लोंगेटा गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो गया, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, है ना। तो आपको गलत जवाब क्या देना है? गलत जवाब में आपका 3rd बनेगा। 137 बताइए क्या कहने वाला है। 37 कह रहा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेंड्राइट, नेमली माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। भाई साहब डेंड्राइट 2 तरह के नहीं है माइलिन शीथ के ब्याह पर, वो तो एक्सॉन के ब्याह पर, एक्सॉन पर माइलिन पाया जा रहा है या नहीं, गलत जवाब हो गया। और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर नॉट इनक्लोज्ड बाय अ स्वान सेल फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन, गलत जवाब। आपके पास स्वान सेल तो जरूर पाई ही जाती है, चाहे माइलिन शीथ बने या ना बने। तो आपके पास ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। यहां पर नॉट इनक्लोज लिखा हुआ है, स्वान सेल नहीं पाई जाती, गलत बात। तो आपके पास दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। आंसर 137 का फर्स्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो 138। करेक्ट मैचिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, किसे कहते हैं? कॉर्टिसोल को। कॉर्टिसोल कहां से निकलता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। आंसर आपके पास 1/3। मिलेटोनिन पीनियल ग्लैंड, कहां गई? पीनियल ग्लैंड, थर्ड आई जिसे बोलते हैं, 24 आवर बॉडी की रिदम को मेंटेन करता है। आगे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी, सेकंड हो गया। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, फर्स्ट हो गया। 3rd 4th 2nd 1st, 3rd 4th 2nd 1st, आपके पास फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन 139। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन किसे कहते हैं? जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करे। तो ग्लूकोज को किस में बदलवा दे? ग्लाइकोजन में। ऐसा हार्मोन पता है क्या? तो ऐसा हार्मोन इंसुलिन है, जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देगा? कम। आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। PTH ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़वा देता है, इसे हम हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन कहते हैं बेटा। TCT ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करवाता है? कम, इसे हम हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन कहते हैं। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़वाएगा या घटवाएगा? घटवाएगा। अभी हमने कहा, इसी को हमने क्या कहा? हाइपोग्लाइसेमिक। और ग्लूकागॉन क्या करेगा?
ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़वाएगा। इसे हम क्या कह सकते हैं? हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर। ठीक है, तो आंसर तो आपके पास क्या हो जाएगा? थर्ड। अगला क्वेश्चन 139 के बाद 40। आप ये वाली ग्लैंड देखिए, ग्लैंड को अगर पहचान पा रहे हो तो ग्लैंड का नाम है एड्रिनल ग्लैंड, और नाम से ही लग रहा है एड मतलब होता है एडेक्सियल को दर्शा रहा है। एडेक्सियल का मतलब होता है अपर सरफेस, और रीनल मतलब होता है किडनी। किडनी के एडेक्सियल सरफेस पर पाए जाने वाली ग्लैंड नाम है एड्रिनल ग्लैंड, और जो ग्लैंड का पेरिफेरल पार्ट है वो आपका पार्ट बनाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन का नाम है स्टेरॉइड, और इसी वजह से कहते हैं कि भाई आपके पास कॉर्टिकॉइड्स, और इनर पार्ट जो होता है वो बनाएगा आपके पास एड्रिनल मेडुला, और एड्रिनल मेडुला से निकलने वाला हार्मोन आपके पास जो होता है प्रोटीनेसियस होते हैं, है ना। और आपको याद रखना कि यहां से निकलने वाले हार्मोन को हम कलेक्टिवली कैटेकोलामाइंस कहते हैं। इसी में एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन आता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए सिक्रीटेड स्टेरॉइड हार्मोन, बात सही है। फिर लिखा है बी सिक्रीटेड स्टेरॉइड हार्मोन, गलत। ए सिक्रीट अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, नो। ए सिक्रीटेड हार्मोन फाइट और फ्लाइट, नो, वो तो बी से निकलेगा। तो आपके पास सही जवाब तो आपका फर्स्ट बन गया 140 का। 140 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देख लो 141। असर्शन में लिखा इफ वेजिटेटिव सेल ऑफ अ पॉलन ग्रेन आर डैमेज देन पॉलन ट्यूब आर नॉट फॉर्म्ड। आपको पता है कि भाई जब मैचुरेशन हो रहा होता है माइक्रोस्पोर का, दो डिवीजन होते हैं। एक डिवीजन होकर वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बनती है, अनइक्वल डिवीजन है, बड़ी वेजिटेटिव है, छोटी जनरेटिव है। फिर जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगी, दो मेल गैमेट बनेंगे। मेल गैमेट कौन बना रहा है? जनरेटिव सेल्स। किसके साइटोप्लाज्म में है? वेजिटेटिव सेल्स के। और इसी के ऊपर आपके पास एक्साइन पाई जा रही है, एंटाइन है। एंटाइन कॉन्टिन्यूअस लेयर है, और जहां पर एक्साइन नहीं है वहीं जर्मपोर है, वहीं से अराइज होगा पॉलन ट्यूब। अगर वेजिटेटिव सेल ही डैमेज हो गई, कहां से बनेगा पॉलन ट्यूब यार? तो गलत जवाब, मतलब पॉलन ट्यूब गलत जवाब नहीं, सही है। If vegetative cells of pollen grain are damaged, then pollen tube are not formed। ये बात सही है। गैमेट बनाने का काम जनरेटिव सेल्स का, पॉलन ट्यूब बनाने का काम वेजिटेटिव सेल्स का। फिर लिखा है वेजिटेटिव सेल्स ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस टू मेल गैमेट बाय मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन भी गलत और वेजिटेटिव सेल्स भी गलत। ये पूरी लाइन गलत है, क्योंकि यहां पर जो पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट बनाने का काम जनरेटिव सेल का है, और वो डिवीजन माइटोसिस होता है। असर्शन सही है, रीजन गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? बन जाएगा 141 का 2। अगला देखिए 142 लिख रहा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। बिल्कुल बात सही है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर को हम कहते हैं क्लोज फ्लावर, और जो फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा उसे पॉलिनेटर्स की जरूरत कहां है? वो अपना सेल पॉलिनेशन नहीं करेगा क्योंकि क्लोज फ्लावर है। इन जनरल ये एरियल पार्ट पर भी नहीं पाया जाता, जमीन के अंडरग्राउंड पार्ट में ऐसे फ्लावर्स देखने को मिल जाते हैं। और प्लांट्स में कॉमेलाइना प्लांट जो है वो इस तरह के दोनों फ्लावर, चेस्मोगैमस फ्लावर भी और क्लिस्टोगैमस फ्लावर, दोनों तरह के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता है। वियोला, कॉमन पेंसी, याद है आपके कॉमेलाइना, है ना। वहां पर और भी नाम ऑक्जेलिस वगैरह का भी होगा। तो आपको ये वाले प्लांट दोनों तरह के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं, क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस आपके क्लोज फ्लावर, चेस्मोगैमस ओपन फ्लावर। जो ओपन फ्लावर हैं वो सेल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों कर सकते हैं, लेकिन जो क्लोज फ्लावर हैं क्लिस्टोगैमस ऑलवेज सेल पॉलिनेशन ही करेंगे। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर 4 बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा? 4। अगला देख लो 143। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट फॉर फीमेल ह्यूमन फीमेल के लिए? मीनोपॉज अराउंड 50 इयर्स, बिल्कुल। फॉलिकल्स खत्म हो गए, मेंस्ट्रुएशन खत्म, मीनोपॉज। 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल अबाउट 28 to 29 डेज, ये भी बात सही है। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ लिखे हुए 10 से 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल ये भी सही है।
LH-FSH attain a peak level about 40th डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी सही है, ओव्यूलेशन के टाइम LH-FSH बढ़ जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन, और LH का पीक ज्यादा आएगा, ओव्यूलेशन कराएगा। चारों बातें सही हैं, आंसर फर्स्ट बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ इन द गिवन बिलो हॉर्मोन्स हाउ मेनी आर नॉट सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। नॉट लिखा हुआ है बेटा, नॉट सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से HCG निकलता है, HPL निकलता है, कॉर्टिसोल नहीं निकलता, एस्ट्रोजन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, थायरॉक्सिन नहीं निकलता, रिलैक्सिन भी निकल जाता है, प्रोलैक्टिन नहीं, इंसुलिन नहीं। नॉट की बात कर रहा है, कट कट जहां लगा हुआ है, 4 जगह कट लगा हुआ है, आंसर आपका थर्ड बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड। अगला क्वेश्चन 145, हाउ मेनी आर करेक्ट मैचिंग अकॉर्डिंग टू हार्मोन एंड देयर टारगेट। ऑक्सीटोसिन किस पर काम करता है? मायोमेट्रियम पर विगरस कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, चाइल्ड बर्थ में हेल्प करेगा। FSH सर्टोली सेल पर काम करेगा, नरिशमेंट देती है सर्टोली सेल, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करेगा कि नहीं? GnRH निकल रहा है हाइपोथैलेमस से और वो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन को निकलवाएगा। LH मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल पर काम करेगा और ओव्यूलेशन कराएगा। LH सर्टोली सेल पर काम नहीं करता, LH काम करेगा मेल में लिडिक सेल पर। तो 4 बातें सही है, आंसर थर्ड। 45 का थर्ड। अगला 46 लिखा हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ मैनी हार्मोन आर इंक्रीज इन सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड। और इन हार्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन है? प्रोलैक्टिन भी है जो स्टिमुलेशन कराएगा मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ में, थायरॉक्सिन मेटाबॉलिक रेट्स को जो BMR है वो मेंटेन करेगा, एस्ट्रोजन कॉर्टिसोल ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। एस्ट्रोजन आपके पास जो होंगे वो आपके उसी मैटरनल जो भी इफेक्ट होगा फीमेल बॉडी में उन सबको कंट्रोल करेगा। चारों आपके पास प्रेजेंट होंगे। आंसर 4। 47 देखिए लेगा हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग contraceptive method and their modes of action in achieving contraception। contraceptive methods में आपके पास मेथड दिए गए हैं, दूसरा मोड ऑफ एक्शन की बात की गई, ओरल पिल्स है ना। और ओरल पिल्स में क्या है? आपके पास प्रोजेस्टेरॉन है या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन है जो इनहिबिट करेगा ओव्यूलेशन को, ठीक है। कॉन्डोम जो होता है प्रिवेंट करेगा स्पर्म जो है ना वो रीच ना कर जाए, पहुंच ना जाए रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ये भी बात सही है। इंजेक्शन, इसमें भी आपके पास वही हार्मोन है और इंक्रीज करा देगा फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द फैलोपियन ट्यूब, गलत जवाब। ये भी आपके पास इंजेक्शन भी इनहिबिट करेंगे ओव्यूलेशन को। आयोडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, ये बात सही है। और इसमें भी कौन सी आयोडीज जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है इस फैगोसाइटोसिस में? आयंस वाली, और जो इसका नाम है कॉपर आयंस में कॉपर 7, कॉपर टी और मल्टीलोड 375। 3 बातें सही हैं, 1 गलत है, आंसर फर्स्ट बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? फर्स्ट। चलो अगला क्वेश्चन बता दो 148 क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच में वॉल्ट्स बैरियर मेथड में आता है, बिल्कुल आता है। बैरियर मेथड में कॉन्डोम्स आएगा, डायाफ्राम आएंगे, वॉल्ट्स आ जाएंगे, सर्वाइकल कैप आ जाएंगे। सर्वाइकल कैप बैरियर मेथड है, यस। फीमेल कॉन्डोम बैरियर मेथड है, यस। डायाफ्राम नेचुरल मेथड है, नहीं, ये भी बैरियर मेथड ही है। आंसर आपके पास इनकरेक्ट निकालना है, 4th हो जाएगा। 149 लिखा हुआ है मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865 but several reasons it remained unrecognized till 1900, क्योंकि इनके काम को रीओपन किया 3 अलग अलग कंट्री के बहुत एस्टेब्लिश साइंटिस्ट ने। नाम है ह्यूगो डिब्रीज, कार्ल कॉरेंस और टेशरमार्क, है ना। तो इन सब ने आपके रीओपन किया मेंडल वर्क को। मेंडल का वर्क क्यों इतने टाइम तक रिमेन आपके पास अनरिकॉग्नाइज रहा? उसके बहुत सारे रीजन है। उसमें रीजन है आपके पास उस टाइम आपके पास कहते नहीं है प्रचार का इतना माध्यम ना होना,
दूसरा वेल सेटल्ड साइंटिस्ट का ना होना मेंडल का अपने कामों में मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स जैसी चीज़ों का यूज़ करना बायोलॉजी में जो बिल्कुल नया था। बहुत सारे सेवरल रीजन जिन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिला मेंडल को अपने ही काम का। और 3 अलग अलग साइंटिस्टों ने उनके मरने के बाद 84 में उनकी डेथ हो गई, और 1900 में आपके 3 अलग अलग साइंटिस्टों ने मेंडल के इन काम को पढ़ा और कहा कि हमारे बीच से एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट चला गया जिसे हम लोगों ने उसके काम के लिए कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया। 149 के सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है, मेंडल अप्रोचेस यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। बिल्कुल बात सही है, उस टाइम मैथमेटिक्स को बायोलॉजी में किसी ने यूज नहीं किया था, और इनकी ताकत भी यही थी कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को काउंट करने के लिए और उनके एग्जैक्ट डेटा को बताने के लिए बाइनोमियल थ्योरम्स का यूज किया गया, और उन्होंने अपने उनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को काउंट कर लिया। बहुत सारे उस टाइम के साइंटिस्ट इसी कॉम्बिनेशन को नहीं पढ़ पा रहे थे, वो ये नहीं देख पा रहे थे कितने कॉम्बिनेशंस बनने चाहिए और उनके नंबर्स क्या होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स के तौर पर उनका काम अनरिकॉग्नाइज तो रहा, लेकिन वही सबसे बड़ी ताकत भी रही कि वो चीज़ों को समझ पाए, है ना। तो आपके पास एक स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, आंसर थर्ड बनेगा। एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट। 149 का थर्ड, और ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन 150। लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है वो डोमिनेंस को भी शो करता है, डोमिनेंस के अलावा कोडोमिनेंस को भी शो करता है, और आई जीन जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है उसके 3 एलील होते हैं। इन जनरल 2 एलील ही पाए जाते हैं एक जीन के, अगर 2 से ज्यादा पाए जाएं तो मल्टीपल एलील का केस होता है। यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसी कोई चीज नहीं। तो आपको पता है डोमिनेंस किस केस में डोमिनेंस आपको दिखाई देगा, IO के केस में, तो आपका IA कंप्लीटली डोमिनेट ओवर द IO, तो ये A ब्लड ग्रुप बनेगा। ऐसे ही आपको IB और IO के केस में आपको B ब्लड ग्रुप का दिखना, ये कंप्लीट डोमिनेंस का केस है। जबकि IA और IB आपके पास कोडोमिनेंस का केस है। कैसा केस है, दोनों एलील ने अपने आप को एक टाइम पर एक्सप्रेस किया है, तो कोडोमिनेशन लिख दिया है, कोडोमिनेंस, ठीक है बेटा। और मल्टीपल एलील का फिनोमेना तो है ही। तो आपके पास ये 3 बातें सही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आंसर आपका सेकंड बनेगा 150 का। क्लियर। तो ये थे अभी तक के आपके पास 121 से 150 क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और आई होप आप अपनी तैयारी को बेस्ट से बेस्ट दे रहे होंगे, अपना 100% दे रहे होंगे। एग्जाम के दिन बहुत कम बचे हुए हैं, अपनी सारी ताकत लगा दीजिए, हम लोग भी आपके साथ ऐसे ही लगे रहेंगे। थैंक यू सो मच, और आगे के डिस्कशन के लिए सुरभि मैम का स्वागत करिए। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, चलिए फिर आगे का पेपर डिस्कस करते हैं हम लोग, फुल सिलेबस टेस्ट 54 का। तो बेटा जो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है वो बता रहा है सेलेक्ट द जेनेटिक डिसऑर्डर। हमें क्या सेलेक्ट करना है, जेनेटिक डिसऑर्डर को बेटा यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में 2 तरह के डिसऑर्डर आते हैं। एक आता है आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर, और दूसरे टाइप का आता है बेटा आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अगर बात करें बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर की, तो आपके एनसीईआरटी में मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन कौन से गिवन है, तो आपके एनसीईआरटी में है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, उसके साथ साथ सिकल सेल अनीमिया, उसके साथ साथ थैलासीमिया, एंड उसके साथ साथ बेटा आपका आता है इसमें फिनाइलकीटोन्यूरिया। और नेक्स्ट बेटा जो आपके पेडिग्री एनालिसिस में गिवन है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, वो भी क्या है, एक टाइप का मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब इसमें जो आपका हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस है, ये कैसे है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव,
ठीक, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव। सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंड, थैलेसीमिया और फिनाइलकीटोन्यूरिया बेटा कैसे है? ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल रेसेसिव। और अगर बात करें मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की तो ये बेटा कैसा है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये तो बात कर ली हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर की। अब अगर बात करें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में बेटा 3 तरह के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दिए हैं। पहला दिया हुआ है बेटा डाउन सिंड्रोम, दूसरा गिवन है बेटा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और तीसरा गिवन है बेटा आपका यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम। एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसे तो होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन किसके बारे में एनसीईआरटी में दिया है वो ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 21। ठीक, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है बेटा? XXY कंडीशन, मतलब 47, XXY या 45 प्लस XXY। टर्नर सिंड्रोम में बेटा क्या होता है? X0 कंडीशन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 45 प्लस X0, ठीक है, या 44 प्लस X0 या 46 प्लस X0। तो ये आ गया हमारा टर्नर सिंड्रोम। अब बेटा अगर यहाँ पे पूछा जाए तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, तो डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर है, कलर ब्लाइंडनेस भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 151 का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स आर हाई एंड जीन्स आर लूजली लिंक्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। बेटा यहाँ पे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं होगी। तो अगर बात करें लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की, तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कैसे होते हैं बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, लिंकेज का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये दो जीन है, अगर ये बिल्कुल पास पास है तो ये आपस में क्या है? लिंक्ड है। और अगर ये आपस में लिंक्ड है तो जब रिकॉम्बिनेशन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो ये जब जीन जाएंगे तो ये साथ में जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए नेक्स्ट ये हमने बनाया और इसमें जीन्स क्या है बेटा? दूर दूर है, तो लिंकेज क्या हो गया? ये लिंक्ड क्या हो गए? कम हो गए, तो इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी यहां पर? हाई। तो इसी वजह से बोला जाता है दैट इज लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिकॉम्बिनेशन and inversely proportional to the distance between the genes। जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा उतना कम लिंकेज होगा, या जितना ज्यादा जीन के बीच में डिस्टेंस होगा उतना कम लिंकेज होगा। अब यहाँ पे देखिए लिंकेज बिटवीन दीज जीन्स आर लो, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दो जीन है वो आपस में क्या है? दूर दूर है, लूजली लिंक्ड है, तो इनके बीच में लिंकेज क्या होगा? कम होगा। रिकॉम्बिनेशन क्या होगा? हाई होगा। और परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर और मैप यूनिट भी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट सही है, एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज रेपिटेटिव डीएनए। अब ये रेपिटेटिव डीएनए क्या है? रेपिटेटिव डीएनए का मतलब होता है डीएनए that are repeated many times in a genome।
वो डीएनए का सीक्वेंस जो कई बार एक जीनोम में रिपीट करता है खुद को, ऐसे डीएनए को क्या बोला जाता है? रिपीटेटिव डीएनए। क्या बोला जाता है? रिपीटेटिव डीएनए। अब डिपेंडिंग अपॉन द बेस कॉम्पोजिशन, बेस के कॉम्पोजिशन के डिपेंड पे बेटा लेंथ ऑफ द सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, इनके बेसिस पे जो सैटेलाइट डीएनए है इज क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरीज सच एज माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। अब देखो किसकी बात करी इसने? माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट की बात की है। बेटा अगर बात करें माइक्रो सैटेलाइट की, तो माइक्रो सैटेलाइट का मतलब क्या है? माइक्रो सैटेलाइट का मतलब होता है STR, शॉर्ट टेंडम रिपीट। क्या होता है बेटा? शॉर्ट टेंडम रिपीट। और यहां पे क्या होता है? टिपिकली 1 से 6 बेस पेयर के बाद सीक्वेंस खुद को क्या करता है? रिपीट करता है। तो ऐसे सैटेलाइट्स को बेटा क्या बोला जाता है? माइक्रो सैटेलाइट। अब इसमें दूसरा दिया हुआ है मिनी सैटेलाइट। तो बेटा मिनी सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? मिनी सैटेलाइट का मतलब होता है VNTR, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है ना, VNTR। ये क्या है? ये मिनी सैटेलाइट है। और अगर STR बोलेगा, शॉर्ट टेंडम रिपीट, तो ये क्या हो जाएगा? माइक्रो सैटेलाइट हो जाएगा। VNTR का मतलब क्या है? वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। और इसमें बेस पेयर क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो 10 से 100 बेस पेयर के बाद में आएगी। ठीक, तो सैटेलाइट डीएनए हमारे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट, ऑन द बेसिस ऑफ बेस कॉम्पोजिशन, लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट। इसमें रिपीटेटिव यूनिट कम है, ठीक है, 1 से 6 के बाद, इसलिए माइक्रो, और इसमें रिपीटेटिव यूनिट ज्यादा है, इसलिए हमने क्या बोल दिया? मिनी सैटेलाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? फोर्थ, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेप्लिकेशन से रिलेटेड है। अब ये तो आपको यहाँ पे डायग्राम गिवन है, और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल डोग्मा का है। किसका है? सेंट्रल डोग्मा का डायग्राम है। किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक, अब डीएनए जब mRNA में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा? इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, और जब ये mRNA बेटा प्रोटीन में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो ए क्या हो जाएगा बेटा? ए हमारा हो गया ट्रांसक्रिप्शन, बी हो गया ट्रांसलेशन, और सी क्या हो जाएगा? प्रोटीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? 154 का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखो यहाँ पे हमें किसके बारे में दिया गया है? यहाँ पे हमें दिया गया है नाइट्रोजनस बेस के बारे में। नाइट्रोजनस बेस के बारे में यहाँ पर गिवन है। बेटा अगर बात करें नाइट्रोजनस बेस की तो 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन। ठीक, प्यूरिन की अगर बात करें तो दोनों ही कैसे हैं? हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। लेकिन प्यूरिन में बेटा कितनी साइकिल होती हैं? डबल साइकिल होती हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। और पाइरिमिडीन कैसा है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरिन में क्या क्या आता है? प्यूरिन में आता है एडेनिन और ग्वानिन, और पाइरिमिडीन में आता है थाइमिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। ये तो बात हो गई हमारी किसकी? प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन की। अब बेटा अगर बात करें, दोनों में हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, कार्बन के साथ और क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। तो अगर बात करें प्यूरिन की, तो प्यूरिन में नाइट्रोजन की पोजीशन क्या होती है? 1 3 7 9, और पाइरिमिडीन में होती है 1 and 3, 1 3 7 9, और पाइरिमिडीन में क्या होती है? 1 and 3। अब देखो इन प्यूरिन नंबर ऑफ रिंग आर 2, सही है। एडेनिन एंड ग्वानिन आर प्यूरिन, सही है। इन पाइरिमिडीन नंबर ऑफ रिंग 1,
ये भी सही है। यूरेसिलिस पायरिमिडीन, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज करेक्ट? इनमें से आपको बताना है कौन सी मैचिंग करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपका यूज किया गया है स्टेटमेंट के लिए, वो किसका यूज किया गया है बेटा? पीसीआर का। पीसीआर का मतलब क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। 3 स्टेप होते हैं, DAE, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। यूज 2 सेट ऑफ प्राइमर, बिल्कुल सही बात है। प्राइमर कैसे होते हैं? स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ये भी सही है। अब बेटा थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर यूज किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल जो डीएनए पॉलीमरेज है अगर उसको हाई टेम्परेचर पे लेके जाएंगे, क्योंकि वो एंजाइम से मिलकर बना है, और एंजाइम किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन से। तो हाई टेम्परेचर पे ले जाने पे ये क्या हो जाएंगे? डीनेचर हो जाएंगे। तो आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस, ये टैग पॉलीमरेज जो हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है, ये किससे आइसोलेट किया जाता है? थर्मस एक्वेटिकस से। तो यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट, which one of the following is the example of evolution by anthropogenic action? एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब क्या है? कि किसी भी चीज का किसी ऑर्गेनिज्म पर तुमने इतना एक्सेसिव यूज कर दिया कि अब वो उसके लिए क्या हो चुका है? एकदम सैचुरेट हो चुका है। अब उस चीज का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे मच्छर के लिए पहले अगर मॉर्टिन जलाई जाती थी तो मच्छर मर जाते थे, लेकिन अब मॉर्टिन जलाओगे तो मच्छर उसके ऊपर जाके बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंसान ने उसका इतना ज्यादा एक्सेसिव यूज किया कि वो जो मच्छर थे, मस्कीटो थे, अब उसके लिए क्या हो चुके हैं? सैचुरेट हो चुके हैं। ठीक, अब अगर हमें उनको मारना है तो हमें नया फॉर्मूला लेके आना पड़ेगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल क्या है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का? आपका एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जब बनाई गई थी तब उनका यूज ज्यादा था, वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करती थी, लेकिन इंसानों ने उनका इतना एक्सेसिव यूज किया कि जो बैक्टीरिया थे या कोई भी माइक्रोब्स थे, वो उनके लिए क्या हो चुके हैं? सैचुरेट हो चुके। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन में क्या आता है? एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस माइक्रोब। अब एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के लिए एक स्टेटमेंट बोली जाती है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एनसीईआरटी की लाइन है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्शन एक टाइप का स्टोकैस्टिक प्रोसेस है। अब स्टोकैस्टिक प्रोसेस का मतलब क्या है? रैंडम प्रोसेस, मतलब अचानक से हुआ, पता भी नहीं चला। जब अचानक से कोई प्रोसेस होता है तो उसको बोला जाता है स्टोकैस्टिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पे बेटा आपको क्या बताना है? इनकरेक्ट मैच बताना है। तो यहाँ पे ये क्या गिवन है? मोल। ठीक, ये क्या है? कंगारू। तीसरा वाला एग्जाम्पल बेटा आपका किसका है? बॉब कैट का। और चौथा वाला एग्जाम्पल है आपका लीमर। ठीक है, अगर बात करें मोल की तो प्लेसेंटल मैमल है, सही है। कंगारू प्लेसेंटल मैमल नहीं है, मार्सुपियल मैमल है, तो ये क्या हो गया? गलत। बॉब कैट प्लेसेंटल मैमल है, सही। लीमर प्लेसेंटल मैमल है, सही है। तो करेक्ट आंसर बेटा हमारा क्या हो जाएगा? 158 का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन द गिवन हैबिटेट द वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 kg टू 5 kg। इसने क्या बोला है कि न्यू बॉर्न जो बॉर्न हो रहे हैं उनका वेट कहां से कहां लाई कर रहा है? 2 kg से 5 kg तक। ठीक है, हमने बना लिया। 98% of the newborn with an average weight of 3 to 3.3 kg survive, whereas 99% of the infant born with weight of 2 to 2.5 or 4 to 4.5 to 5 kg die। अब वो कहना क्या चाह रहा है? जैसे मैंने बोला यहाँ 2 से हम 2.5 चले गए और यहाँ हम लोग 4.5 से 5 kg चले गए। तो जो न्यू इन्फेंट बॉर्न हुए वो मैक्सिमम स्टेबलाइज कहां पे कर रहे हैं? मीडियन में। मतलब
3 से 3.5 किलो के बच्चे ज्यादा स्टेबलाइज कर रहे हैं, ज्यादा स्टेबल हैं इन कंपैरिजन टू 2 to 2.5 kg या 4.5 to 5 kg। तो यहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है, कम है। धीमे धीमे कहाँ स्टेबलाइज कर रही है, मीडियन पे स्टेबलाइज कर रही है, और जैसे वेट इंक्रीज हो रहा है वैसे फिर ये क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। तो इस तरह का ग्राफ जिसमें मीडियन स्टेबल होता है, तो इस तरह के ग्राफ को हम लोग इवोल्यूशन में क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे। कैसा सिलेक्शन हो रहा है, स्टेबलाइजिंग। बात समझ में आई। अगर एक पीक बन रही है तो बोला जाता है स्टेबलाइजिंग, अगर पीक एक तरफ मूव कर रही है तो बोला जाता है डायरेक्शनल, और अगर दो पीक आ रही हैं तो उसको बोला जाता है डिसरप्टिव। तो यहाँ पे कैसा कैसा सिलेक्शन चल रहा है बेटा, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रम। बेटा कोलेस्ट्रम की अगर बात करें, कोलेस्ट्रम क्या है, मदर मिल्क रिच इन आईजीए। आईजीए एंटीबॉडी में रिच होता है और लैक्टेशन के टाइम पर निकलता है। इन्फेंट को, न्यूबॉर्न बेबी को किस तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो ये प्रोवाइड करता है पैसिव इम्यूनिटी। अब पैसिव में भी दो तरह की होती है बेटा, आपकी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी या आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में क्या हो रही है, एंटीबॉडी ट्रांसफर हो रही है, तो ये कैसी हो जाएगी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट है बेटा वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन किस टाइप की इम्यूनिटी देता है, एक्टिव इम्यूनिटी। देखो दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। अगर हम घर पे सब्जी लेके जा रहे हैं, सब्जी काटी, खाना बनाया, तब खाया, तो ये किस टाइप की इम्यूनिटी हो जाएगी, एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब टॉक्सिन, हमारा जो भी पैथोजन है बॉडी में गया और हमारी बॉडी ने खुद एंटीबॉडी बनाई, तो एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक, अब मम्मी थी घर पे, हॉस्टल लाइफ में जी रहे हो कई लोग, मम्मी थी घर पे, हम लोग कोचिंग से आए, मम्मी ने खाना बनाया रखा था और हमको खिला भी कौन रहा है, मम्मी खिला रही हैं। तो अगर बनी बनाई एंटीबॉडीज बॉडी में डाली जाती है तो वो कैसी होती है बेटा, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, ग्राफ्ट रिजेक्शन किसकी वजह से होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से। और अगर बात करें एंटीबॉडीज की, तो ये हमें कैसी देती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो ए का क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। तो करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट। तो बेटा मॉर्फिन को किससे निकाला जाता है, प्लांट से निकाला जाता है, पैपेवर सोमनिफेरम से, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, पॉपी प्लांट। और इससे निकलने वाले ड्रग्स को बोला जाता है ओपियोइड्स। ठीक, जिसमें मॉर्फिन बनाया जाता है। अब मॉर्फिन क्या है, अगर मॉर्फिन के क्वालिटी की बात करें तो मॉर्फिन एक टाइप का पेन किलर है, सिडेटिव पेन किलर। पहले इसका यूज किया जाता था सर्जरी वगैरह में, लेकिन बाद में इसका यूज बंद इसलिए कर दिया गया क्योंकि ये नारकोटिक्स था, मतलब ये नशे की आदत डाल देता था। अब जब मॉर्फिन में बेटा एसिटाइलेशन या डाई एसिटाइलेशन करा दिया जाता है तो बनता है क्या, हीरोइन या स्मैक। हीरोइन या स्मैक व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है और इससे ज्यादा महंगा होता है। अब बेटा अगर बात करें मॉर्फिन की, तो ये तो पेन किलर था, लेकिन जब हीरोइन का फॉर्मेशन हुआ तो हीरोइन किस में चेंज हो जाता है बेटा, डिप्रेसेंट में। अगर कोई पूछे हीरोइन क्या है, एक टाइप का डिप्रेसेंट है। अब क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, तो पूछ सकता है कि मॉर्फिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो मॉर्फिन के रिसेप्टर्स दो जगह प्रेजेंट होते हैं, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे और सीएनएस पे। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन। तो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है, स्पोरोजोइट्स, और गैमेटोसाइट्स किसके लिए होती है, फीमेल एनाफिलीज के लिए, फीमेल एनाफिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज स्टेटमेंट अबाउट इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, बाय बर्थ जो हो।
इन्नेट का मतलब क्या है? बाय बर्थ जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी। और इन्नेट इम्यूनिटी बेटा कैसी होती है? पैथोजन नॉन स्पेसिफिक। पैथोजन के लिए, एक सर्टेन पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं होती है, कॉमन है। कैसी है? कॉमन है। PMNL, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट एंड टाइप्स ऑफ lymphocyte in the blood as well as macrophages in the tissue can phagocytose and destroy microbes। बिल्कुल सही है। कौन से बैरियर में आते हैं? सेलुलर बैरियर में। इन्नेट इम्यूनिटी में भी कई टाइप के बैरियर होते हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। गलत है। मेमोरी के बेस पे अगर इम्यूनिटी है तो वो कैसी इम्यूनिटी होती है बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कैसी होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज पैथोजन स्पेसिफिक। तो पैथोजन स्पेसिफिक नहीं होती, नॉन स्पेसिफिक होती है। पैथोजन स्पेसिफिक भी कौन सी इम्यूनिटी है? एक्वायर्ड। इट इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया था यहाँ पे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ए एंड डी। सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड? रॉन्गली मैच्ड पेयर यहाँ पे पूछा गया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको बोला गया है? नाइट्रोजनेस। अब सोच रहे हो कि आप यहाँ पे नाइट्रोजनेस क्यों गिवन है? बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो लेग्यूम प्लांट्स में होता है, दालों में, उसमें क्या पाया जाता है? राइजोबियम। उसके रूट में क्या पाया जाता है? रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम पाया जाता है। और राइजोबियम के पास नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? नाइट्रोजनेस एंजाइम। ठीक है। सेंसिटिव होता है किससे? ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव होता है। फ्रूट जूस पेक्टिनेस और प्रोटीएजेस से क्या किए जाते हैं? क्लियर किए जाते हैं। तो फर्स्ट सही है, सेकेंड भी सही है। फर्मेंटेशन बाय वायरस, तो वायरस से फर्मेंटेशन नहीं कराया जाता है, किससे कराया जाता है? ईस्ट से। ठीक। डिटर्जेंट के लिए लाइपेजेस यूज किया जाता है, सही है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड। नेक्स्ट, एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। सही है। एलिसा किस पे बेस्ड है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पर बेस्ड है। पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड 8 पेशेंट। ये भी बिल्कुल सही है। एचआईवी पेशेंट्स में डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर का यूज किया जाता है और यहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रॉप्स की हेल्प से बेटा इसको डिटेक्ट किया जाता है। प्रॉप कुड बी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। Which of the following genes were introduced in cotton to protect it from cotton bollworm? तो कॉटन बॉलवॉर्म के लिए क्या हो जाएगा? क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकेंड AB। वही अगर पूछे कॉर्न बोरर, तो कॉर्न बोरर के लिए क्या हो जाएगा? क्राई फर्स्ट AB। ठीक। तो ये नहीं है, ये तो गलत रिप्रेजेंटेशंस हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है निफ जीन्स। अब पूछा जाए ये निफ जीन्स क्या है, तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है। सुनिए, जो निफ जीन्स होते हैं वो एसेंशियल होते हैं किसके लिए? एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये जीन्स किसके लिए हेल्पफुल होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं? N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया में और उसके साथ साथ BGA में, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राई प्रोटीन्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन। बिल्कुल सही बात है। क्राई प्रोटीन नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये जो आपके बीटी टॉक्सिन के जो प्रोटीन है वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, इस वजह से इनका नाम क्या पड़ा है? क्राई प्रोटीन। ठीक। क्राई प्रोटीन्स आर सॉल्युबलाइज्ड इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? एल्केलाइन मीडियम। एल्केलाइन मीडियम में बेटा क्या होता है? ये प्रोटॉक्सिन से टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो इंसेक्ट की मिड गट की जो वॉल होती है उसको परफोरेट कर देते हैं, जिससे इंसेक्ट की क्या हो जाती है? डेथ। तो यहाँ पे पहला असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन क्या है? गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट, ADA
डिफिशियंसी कैन बी परमानेंटली क्योर्ड बाय, मैंने 1000 बार बताया है जब भी सेशन हुआ है कि अगर वर्ड आ जाए एडीए में मतलब जीन थेरेपी, एडीए डिफिशियंसी इज रिलेटेड विद जीन थेरेपी। और अगर कभी भी उसने पूछा परमानेंटली क्योर्ड या परमानेंट क्योर, तो आपको केवल क्या याद रखना है, कुछ भी कराना है कराओ, लेकिन कौन सी स्टेज पर कराओगे, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। अगर परमानेंट क्योर है तो वहां पे आपको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, जीन थेरेपी एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी बेटा ये क्या है, टेम्पररी क्योर है, टेम्पररी क्योर है। नेक्स्ट, टू बी अ क्लोनिंग वेक्टर अ प्लाज्मिड रिक्वायर एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बिल्कुल सही बात है, ओराई होना चाहिए। और जो डीएनए का फ्रेगमेंट लगाया जाता है वो भी कहां पर लगाया जाता है, ओराई पर लगाया जाता है। डीएनए रेप्लिकेट करेगा कि नहीं करेगा होस्ट डीएनए के साथ, जो बाहर से हम लोग फॉरेन डीएनए लगा रहे हैं उसका फेथ कहां पे डिसाइड होता है कि अगर वो ओराई से लिंक्ड है तभी वो बेटा रेप्लिकेट करेगा, वरना वो रेप्लिकेट नहीं करेगा। नॉर्मल इकोलाई सेल्स डू नॉट रेजिस्टेंस अगेंस्ट एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन, बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल इकोलाई सेल के पास किसी के लिए भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन होस्ट बैक्टीरियम। अब बोल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर वायरसेस, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है बेटा। वायरसेस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहली चीज की जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सेलुलर ऑर्गेनिज्म पे किया जाता है, और वायरस कैसा है, नॉन सेलुलर है, ठीक है। और दूसरी चीज बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन में डीएनए की मशीनरी के साथ क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन किया जाता है, जबकि वायरस के पास ये लगातार क्या करता है, म्यूटेट करता है। तो 1 मिनट पहले तुमने देखा कुछ और, 1 मिनट बाद देखोगे तो कुछ और होगा। बात समझ में आई। तो इस वजह से ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसीजर होता है हम लोग वो वायरस पे नहीं कराते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट, माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन की अगर बात करें फॉर ओनली प्लांट, सही है। बायोलिस्ट नहीं, प्लांट के लिए नहीं होता है, ये किसके लिए माइक्रो इंजेक्शन, एनिमल्स के लिए, फॉर ओनली एनिमल सेल। बायोलिस्टिक या जीन गन ये प्लांट सेल के लिए होता है, जीन गन फॉर प्लांट, सही है। माइक्रो इंजेक्शन यूज गोल्ड और टंगस्टन, गलत है। देखो दो तरह के प्रोसीजर होते हैं, जीन गन, बायोलिस्टिक, ठीक है, ये किस में कराया जाता है, प्लांट सेल के लिए। और माइक्रो इंजेक्शन ये एनिमल सेल के लिए है। अब जीन गन, गन नाम है तो यहाँ पे बुलेट का तो यूज किया जाएगा, तो किस चीज की बुलेट यूज करी जाती है, गोल्ड या टंगस्टन की, ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि डिसार्म्ड पैथोजन बता दो तो क्या हो जाएंगे, एग्रोबैक्टीरियम और रेट्रोवायरसेस आर डिसार्म्ड पैथोजन। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा है तो पहला गलत, दूसरा गलत और डी वाला गलत, तो करेक्ट कितने हैं, केवल एक। नेक्स्ट, ऑर्गन्स ऑफ डिफेंस अगेंस्ट प्रेडेटर आर प्रेजेंट इन, ऑर्गन ऑफ डिफेंस तो किसमें प्रेजेंट होता है, कैशिया और कैक्टस में, ठीक है, स्पाइंस वगैरह निकले रहते हैं जिससे हर्बीवोर इसको ग्रेस नहीं करते हैं। कैलाट्रोपिस की बात करें तो कैलाट्रोपिस में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जिसकी वजह से हर्बीवोर इसको ग्रेस नहीं करते हैं। मोनार्क बटरफ्लाई की अगर बात करें तो डिस्टेस्टफुल हो जाती है, डिस्टेस्टफुल आफ्टर किसी वीट के ऊपर एक पॉइजनस वीट को क्या कर लेती है, ये खा लेती है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट कैसा हो जाता है, एकदम खराब। तो किसी भी टाइप के ऑर्गेनिज्म इसको खाना पसंद नहीं करते। तो सी नहीं होगा, ये डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है, तो सी और डी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट, द टाइगर सेंसेस इन आवर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज ऑफन बेस्ड ऑन, तो ये किस पे बेस्ड होते हैं बेटा, पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स पे। नेक्स्ट, नियरली 45,000, अगर बात करें 45,000 की तो 45,000 बेटा क्या है,
टोटल प्लांट डिस्कवर्ड। फिर उसके बाद अबाउट 90,000 क्या है, टोटल एनिमल डिस्कवर्ड। मोर देन 1 लाख क्या है, प्लांट स्पीशीज येट टू बी डिस्कवर्ड। एंड मोर देन 3 लाख क्या है, एनिमल स्पीशीज येट टू बी डिस्कवर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 174 का थर्ड। नेक्स्ट है, फिर से मैचिंग है 175। तो 175 की अगर बात करें तो 0.1 टू 0.2 यहाँ पे z की वैल्यू गिवन है। तो 0.1 टू 0. क्या होता है, रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ द रीजन। ये क्या है, ये एक रेंज है। क्या है, रेंज है, ठीक है। ये किस पे, किसी टेक्सोनॉमिक ग्रुप पे डिपेंड नहीं करती है। अगर बात करें 0.6 टू 1.2 z की वैल्यू की, तो बेटा ये क्या है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप इज वेरी लार्ज इंटायर कॉन्टेंट। अगर एक लार्ज इंटायर कॉन्टेंट में हम लोग स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप देखेंगे जो अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने दिया था, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.6 टू 1.2। एंड 1.15 किसके लिए आता है, फ्रूगिवोरस वर्ड्स के लिए एंड मैमल्स के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय अमेजोन फॉरेस्ट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो कितने परसेंट ऑक्सीजन बेटा ये प्रोवाइड करती है, अप्रोक्सीमेटली प्रोवाइड करती है 20% ऑक्सीजन। नेक्स्ट, एक्सोटिक स्पीशीज आर ऑल्सो कॉल्ड। तो बेटा एक्सोटिक स्पीशीज को और क्या क्या बोलते हैं, तो एक्सोटिक स्पीशीज को इंट्रोड्यूस स्पीशीज भी बोला जाता है, एलियन स्पीशीज भी बोला जाता है, नॉन इंडिजिनस स्पीशीज भी बोला जाता है, और नॉन नेटिव स्पीशीज भी बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ। रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन रिप्रेजेंटेड बाय डेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड एज। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर की वजह से जो बेटा डिकम्पोजिशन रिप्रेजेंटेड रॉ मटेरियल बनता है, उसको बेटा क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है डिट्राइटस। तभी तो फूड चेन का नाम क्या है, डिट्राइटस फूड चेन। नेक्स्ट, एंटनी वॉन ल्यूएनहॉक फर्स्ट सॉ डेड सेल। तो डेड सेल नहीं देखा था इन्होंने, लिविंग सेल देखा था, गलत है। रोडोल्फ वर्क्यू ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, सही है। रोडोल्फ वर्क्यू ने 1855 में बताया था ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब जो नए सेल बन रहे हैं वो किससे बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। स्क्लेडेन, बेटा स्क्लेडेन और श्वान रिपोर्टेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्क्लेडेन ने क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिपोर्ट किया था, नहीं, किसने किया था, श्वान ने, इन एनिमल सेल। और यही सिंगर एंड निकोलसन की अगर बात करें तो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, करेक्ट पूछा गया था तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। लास्ट क्वेश्चन है क्राई फर्स्ट एबी। तो क्राई फर्स्ट एबी इज फॉर कॉर्न बोरर्स। डिप्टेरेंस में क्या आएंगे, फ्लाइज एंड मस्किटो। लेपिडोप्टेरेंस में क्या आएंगे, आर्मी वॉर्म एंड टोबैको बर्ड वॉर्म। और क्राई सेकेंड एबी इज फॉर कॉटन बॉल वॉर्म। तो ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ, बी का क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड, सी का क्या हो जाएगा, थर्ड, एंड डी का फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड। So that's all for today's discussion of FLT 55। तो आई होप आप सबके पेपर अच्छे जा रहे होंगे, और अच्छे करने की कोशिश करिए। कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी परेशानी हो रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। न्यू लाइट इज ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच।